नमस्कार। जेफरी एपस्टीन फाइल के हालिया खुलासों ने न केवल पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि सत्ता के उन गलियारों को भी बेनकाब कर दिया है जहां रसूख के नाम पर इंसानियत का सौदा होता था। इन तमाम फाइलों और कानूनी दस्तावेजों के बीच जो सबसे डरावना और रूह कपा देने वाला सवाल उभर कर सामने आता है, वह यह है कि आखिर इस घिनौने खेल के लिए मासूम लड़कियां और नाबालिग बच्चे कहां से लाए जा रहे थे। इस काले साम्राज्य की जड़ें इतनी गहरी और जटिल है कि इसका जवाब किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। जी हाँ, ईमेल के खुलासों से यह बात स्पष्ट हुई है कि एपस्टीन की पसंद न केवल विशिष्ट थी, बल्कि वे गहरे नस्लभेदी मानसिकता से भी वो ग्रस्त था। यह अक्सर रूसी और स्लाविक मूल की लड़कियों की मांग करता था और एक विवादित ईमेल में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि उसके पास मौजूद लड़कियों का कलेक्शन सऊदी के सुल्तान के हरम को टक्कर देने वाला था। इस पूरे वैश्विक सिंडिकेट को सुचारू रूप से चलाने में एपस्टीन के करीबी साथी घिसलेन मैक्सवेल की भूमिका सबसे अहम और खतरनाक थी। मैक्सवेल, जिसके पिता के संबंध कथित तौर पर मोसाद जैसी दुनिया की दिग्गज खुफिया एजेंसियों से थे, अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोह और मानव तस्करों के कार्टेल्स से जुड़ने में माहिर थी। मैक्सवेल उसी ने एपस्टीन का परिचय ब्रिटिश रॉयल फैमिली के रसूखदार और ऊंचे गलियारों से कराया था, जहां से इस घिनौने अपराध को एक अभेद सुरक्षा कवच मिला। इन मासूमों को अपने जाल में फंसाने का तरीका इतना शातिर था कि कोई भी परिवार इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था। जब युगोस्लाविया युद्ध की विभीषिका में चल रहा था, तब उस तबाही और मजबूरी का फायदा उठाकर भारी तादाद में स्लाविक लड़कियों की तस्करी की गई। गरीब और युद्ध से टूटे परिवारों को स्कॉलरशिप, उच्च शिक्षा या यूरोप में वेट्रेस की सम्मानजनक नौकरी का झांसा देकर फंसाया जाता था। 13 से 15 साल की उन बच्चियों के माता पिता को उनके बेहतर भविष्य के सुनहरे सपने दिखाए जाते थे, जबकि हकीकत में उन्हें एक ऐसे नर्क की ओर ढकेला जा रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एपस्टीन के पूर्व बटलर रोड्रिगेज के बयानों ने इस दरिंदगी की पुष्टि की है कि एपस्टीन और मैक्सवेल खुद कंप्यूटर पर बैठकर लड़कियों की तस्वीरों का बारीक विश्लेषण करते थे, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सी लड़की उनके रसूखदार मेहमानों की पसंद के अनुरूप रहेगी। युगोस्लाविया के अलावा स्वीडन, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और ब्राजील जैसे देशों से भी लड़कियों को तस्करी कर लाया जाता था। आज के यूक्रेन की स्थिति को देखकर उस समय के युगोस्लाविया के हालातों को समझा जा सकता है, जहां तबाही के बीच मजबूरी का फायदा उठाना इन मानव तस्करों के लिए सबसे आसान काम बन गया था। एक बार जब लड़कियों का चयन तस्वीरों और वीडियो के आधार पर पूरा हो जाता, तो उन्हें एपस्टीन के निजी आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर लाया जाता था। वहां उन्हें रसूखदारों की पार्टी के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता था और फिर उन ताकतवर मेहमानों के सामने परोस दिया जाता था, जहां उनके साथ वो अमानवीय कुकर्म होते थे जिसकी कल्पना भी मुमकिन नहीं है। इस नर्क से भागने या विरोध करने की कोशिश करने वाली लड़कियों को तुरंत पकड़ लिया जाता और उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाता था। हालांकि लगभग 200 सर्वाइवर्स ने अदम्य साहस जुटाकर शिकायतें भी की और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन सत्ता और व्यवस्था पर एपस्टीन के आकाओं का कब्जा इतना मजबूत था कि इन गंभीर आपराधिक मामलों को क्रिमिनल कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट की तकनीकी बारीकियों में उलझाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह पूरी दास्तान सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध की नहीं है, बल्कि उस वैश्विक तंत्र की विफलता है जिसने बेगुनाह जिंदगियों को अपने रसूख और हवस की वेदी पर कुर्बान कर दिया। जेफरी एपस्टीन अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि यह विश्व इतिहास के एक ऐसे विभत्स अध्याय के रूप में याद किया जाएगा जिसने मानवता को गहरे घाव दिए हैं। बहरहाल, न्याय की लड़ाई और खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।